बाबूजी को मैं आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो साक्षात लोहिया जी की प्रतिमूर्ति आज हमारे बीच विराजमान है, वो आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पंडित राम किशन जिंदाबाद। आदरणीय मंच, मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पारस नारायण जी ने सारी बात कह दी। हमें इनकी जरूरत है और इन्हें हमारी जरूरत है ना जरूरत हमारी। अभी लोकसभा में ये बिल पेंडिंग है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी ने ऐलान किया है कि चाहे मुझे सस्पेंड होना पड़े पर मैं इस बिल को पारित नहीं होने दूंगा। आज बहुत दिन बाद हिंदुस्तान में समाजवादी चरित्र का प्रदर्शन होगा। कभी राजनारायण और कभी डॉक्टर लोहिया और कभी मनीराम बागड़ी और कभी हम लोग 2-2 महीना के लिए सस्पेंड होते थे। अब आपके उद्देश्य के लिए मुलायम सिंह जैसे आदमी, जो उम्र भी बुढ़े तो नहीं है, मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी बुजुर्ग होते हुए उनने जो ऐलान किया है कि हम सस्पेंड होंगे लेकिन बिल को पारित नहीं होने देंगे, इससे बड़ा आश्वासन आपके लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा आश्वासन कोई नहीं हो सकता। मैं खास तौर पर अखिलेश जी को भी धन्यवाद देता हूं। उस दिन नेताजी भी मिल गए, अखिलेश जी भी मिल गए और मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि और बात छोड़ो, राजस्थान में आओ। और राजस्थान में आके उन्हें देख लिया है। अब मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, लखनऊ में आपका राज बन गया, दिल्ली में संभावनाएं हैं, जवान हो आप, उम्र ज्यादा है नहीं, हर राजधानी में 5-5 दिन ठहरो और उत्तरी भारत में निकल जाओ। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस रहे श्री पानाचंद जी जैन साहब को, जो समता आंदोलन के संरक्षक हैं। पधारें और हमें आशीर्वाद देवें। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस अपार जन समूह का अभिनंदन करता हूं कि आज वे यहाँ पर इस संख्या में उपस्थित हुए हैं और माननीय अखिल जी यादव का सम्मान देखने और करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने अपने राष्ट्रगान में सुना है कि किस प्रकार से हम जय राष्ट्रगान को गाया है और उसमें इस प्रकार को देखा है कि वो कौन भाग्य विधाता है जो इस जन जन का भाग्य विधान करने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस भाग्य विधाता की छवि आज हम माननीय श्री अखिलेश जी में देख रहे हैं। अखिलेश जी ने हमारी पीड़ा को समझा है, अखिलेश जी ने हमारी पीड़ा को देखने का प्रयत्न किया है, हमारे दर्द को और हमारी कसक को समझा है। आपने गांधी जी का भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। आप देखिएगा कि आपने हमारी पीड़ा को जाना है। आज हम इसलिए अभिनंदन कर रहे हैं, आज हम इसलिए अभिनंदन कर रहे हैं कि आपने हमारी कसक को समझा है। अखिलेश जी, हम आपके बहुत आभारी हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन ये धन्यवाद शब्द जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें वाद आ जाता है। जहां वाद आ जाता है, जहां विवाद आ जाता है, वहां संकट पैदा हो जाता है। इसलिए मैं इस धन्यवाद शब्द में से वाद काट देना चाहता हूं और आप सबकी अनुमति से, आप सबके आग्रह पर यह निवेदन करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति से हम धन्य हुए। अभी आपके सामने प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए और इस प्रश्न को लेकर आज हम माननीय अखिलेश जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं
पाराशर जी ने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से आपके सामने दोहराया है और माननीय रामकिशन जी ने उसे जो है अनुमोदित किया है। इसलिए मैं उस विषय पर आपसे अधिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो 170वां ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाने जा रही है सरकार, वह किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये अवैधानिक है। भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान 3 शब्दों पर आधारित है, समता, समानता और समरसता और व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा जब भी रह सकती है जब समानता का व्यवहार किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा उसी समय परिपूर्ण हो सकती है जब उसके साथ गरिमा का व्यवहार किया जाएगा। अगर उसकी शैक्षणिक योग्यता को नकारा जाता है तो क्या उसका गरिमा बनी रहेगी? इसे हमें देखना है। हमारे संविधान में हमें यह बतलाया है कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब समान है, सबको एक अधिकार है, सबको न्याय का अधिकार है, सबको आर्थिक न्याय का अधिकार है, सबको पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय का अधिकार है। तो इस अधिकार की बेला में अगर हम इस संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं है। समता जहां पर उल्लेखित होती है, एम नागराज के केस में क्या बात कही? एम नागराज का केस बड़ा स्पष्ट है और नागराज जी स्वयं उपस्थित होकर उस जजमेंट का जो उन्होंने स्पष्टीकरण किया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। 3 बातें। आरक्षण के संबंध में किसी का कोई विरोध नहीं है। संविधान की पीठ ने इस बात को दोहराया है कि आरक्षण तो होना चाहिए था, आरक्षण आवश्यक था समता लाने के लिए, क्योंकि 1950 में जो हमारा पिछड़ापन था वो एक पहचानी हुई बात थी। लेकिन आज 70 साल के बाद कोई यह कहे कि मिनिस्टर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो वो पिछड़ा है, तो वो शर्म की बात है। तो नागराज के केस में जो संवैधानिक पीठ है उसने 3 बातें कही। आरक्षण 70 साल के बाद उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो आरक्षण के लिए आता है जब वह यह साबित करे कि उसका पिछड़ापन अभी भी शेष है। उसे उसी समय आरक्षण दिया जा सकता है जब यह बतलाएगा कि उसकी जाति का रिप्रेजेंटेशन उस समाज में नहीं है। उसे उसी समय आरक्षण दिया जाएगा जब उस आरक्षण से किसी भी प्रकार से जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता है, उसमें कमी नहीं आएगी। क्या आप देखेंगे कि किसी अस्पताल में सारे ही डॉक्टर अगर इस श्रेणी के रख दिए जाएं तो क्या वह दक्षतापूर्ण कार्य कर सकेंगे? ये दक्षता का प्रमाण है। बंधुओं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें क्या बात कही गई है? एक ऐसी बात कही गई है जिसे हमें समझना होगा। आज हमारी डेमोक्रेसी किसी भी प्रकार से जिंदा है तो केवल इसी प्रकार से जिंदा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को संरक्षण देने का कार्य अगर जनता के गार्जियनशिप का कोई काम करती है तो यह हमारी न्याय व्यवस्था है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हमारी इस न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया है। किस प्रकार से झकझोर दिया है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि एम नागराजन के केस में चाहे कुछ भी कहा गया हो, ये 3 बातें कही हैं। इन 3 बातों की अवज्ञा करते समय आप जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का जो डेमोक्रेटिक फ्रेम है, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या उसके अनुकूल है? नहीं है। ये समता के सिद्धांत के खिलाफ है और ये जो है भेदभावपूर्ण, ये वर्गीकरण की स्थापना करता है कि एक तो वे व्यक्ति जो बिना किसी योग्यता के जो है प्रमोशन में पा लेते हैं। तो इस प्रकार से जहां हमारा देश की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विचार नैतिकता होते हुए भी यहाँ पर समता है, समानता है और समरसता है। आज इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हमारी सारी व्यवस्था को जो है छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। तो बंधुओं, मैं निश्चित रूप से मैं कानून का विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी होने के नाते आपसे यह निवेदन करूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं है। आइए
इस वैलिडिटी के संबंध में तो हम न्यायालय में कार्य करें और ये संविधान पास न हो, इसका जिम्मा जो है, जो अभी जैसे भाई रामकिशन जी ने बतलाया कि भाई मुलायम सिंह जी ने जो है इसको कहा है कि इसे पास नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर निकलें और कोशिश करें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किसी भी प्रकार से पास न हो। आपने आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो अभिनंदन कर आज आपने एक समता, समानता और समरसता का पाठ दोहराया है, आप सबका अभिनंदन। और मैं स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए जय। हमें मुख्यमंत्री जी के संबोधन से पहले 2 मिनट का आशीर्वाद हमारे संरक्षक श्री भागीरथ जी शर्मा, रिटायर्ड आईएएस हैं, समता आंदोलन के संरक्षक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमें आशीर्वाद देवें। उसके बाद हमारे सबके जिनके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं उनको सुनेंगे। राज्य के कोने कोने से पधारे हुए राज्य कर्मचारीगण जो इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए हैं, उनका मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना बड़ा रेस्पॉन्स समता आंदोलन के आह्वान पर दिया। आपको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री भाई अखिलेश जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने श्री कृष्ण की तरह एक शंखनाद कर दिया है। महाभारत में शंखनाद कृष्ण ने किया था और इन्होंने पूरे देश के अंदर ये शंखनाद कर दिया है कि अन्याय नहीं चलेगा, गलत काम नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं काम होने देंगे। ये शंखनाद आपने कर दिया है और आप जैसे सभी अर्जुनों को जगा दिया है। आप जागते रहिए और आगे जो है युद्ध करिए, अपना सारा जो है मोह माया भूल जाइए, लेकिन अन्याय के साथ युद्ध करिए। और मैं सोचता हूं कि हम इस अन्याय के साथ युद्ध करेंगे, लास्ट मिनट तक युद्ध करेंगे, आखिरी दम तक युद्ध करेंगे और ये लेकर के रहेंगे राजस्थान में भी, दूसरे प्रांतों में भी। नागराज जी को देखा है, मैं इनको भी बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनका नाम सुना था और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया और पहल की है। मैं इनको बधाई देता हूं आप सबके माध्यम से और आप सबको बधाई देता हूं कि ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं तो सोचता हूं कि जैसे रामकिशन जी साहब ने हमारे को आश्वासन दे ही दिया है, मुलायम सिंह जी साहब की तरफ से, ये जो आगे जाकर के और इलीगल काम करने की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बात करने की आगे जो हो रही है पार्लियामेंट में, वो रुक जाएगी। और मुलायम सिंह जी हमारे साथ है, ये जरूर रुकेगी, ये जरूर जो है हम इस पर सफल होंगे। मैं अखिलेश जी को पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि पर। आपको जो साफा मुझे ये गौरव दिया है आपको साफा पहनाने का, ये साफा जो है ये गौरव का प्रतीक है राजस्थान की धरती का और इसकी लाज आप हमेशा रखेंगे। ये और मैं जो है इनसे उम्र में बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूं कि आगे केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आगे जाकर के दिल्ली की कुर्सी भी संभालेंगे। जय हिंद, जय भारत।